everyone, welcome to Services classes and let us continue our discussion on different questions from IAS question paper optional economics, right? So the question here is first question, second part, that is how did VKRV Rao improve upon the earlier national income estimates of India? VKRV राव ने भारत में अपने से पूर्व के राष्ट्रीय आय प्राकलों के किस प्रकार सुधार किया था? तो इसका जो आंसर है हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे डिफरेंट पॉइंट्स में कि हमें यहाँ पे समझना है कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे फोकस कौन से पॉइंट पे करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो उनके जो की पॉइंट्स थे, की इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स थे, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जैसा था कि उन्होंने बोला था कि सेक्टोरल ब्रेकडाउन के बारे में उन्होंने मेंशन किया था, जहाँ पे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था कि उन्होंने बोला था कि सेक्टोरल ब्रेकडाउन करना ज़रूरी है। जैसे कि सेक्टर्स यहाँ पे यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। तो उन्होंने बोला था कि मोर डिटेल सेक्टोरल ब्रेकडाउन किया जाए, जहाँ पे आराम से एग्रीकल्चर सेक्टर को अलग किया जा सके, इंडस्ट्री को भी अलग किया जा सके और सर्विस को भी अलग किया सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन थ्रू दीज सेक्टर्स ईजिली हो सके। तो ये पहला था। दूसरा हो गया बेस ईयर रिवीजन। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि जो बेस ईयर है, हमें सबको पता है बेस ईयर क्या होता है कि जिस ईयर का प्राइस हम लोग फिक्स लेके आगे के ईयर्स के एस्टिमेट्स यानी कि रियल वैल्यूज एस्टिमेट्स करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो बेस ईयर है उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि बेस ईयर को अपडेट किया जाए। सो दिस एडजस्टमेंट इंक्रीज द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेट, क्योंकि ऑब्वियसली कि करंट इश्यूज़ के साथ साथ जो भी चेंजेस आए थे, ज़्यादा पुराना अगर ईयर का बेस ईयर कंटिन्यू करेंगे तो दैट वोंट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल एस्टिमेट। तो उनका जो ये था कि सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस ईयर रिविजन। थर्ड पॉइंट था, उन्होंने कहा था कि जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है, यानी कि अक्सर हम लोग जो जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं उसको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि प्रोडक्टिव है और जिसका वैल्यूएशन होना चाहिए, लेकिन वो वाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम हम लोग उनको छोड़ देते हैं। तो यानी कि जो नेशनल इनकम का फिगर है वो रिलायबल फिर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा था कि इंक्लूड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, जैसे कि पहले के जो एस्टिमेट्स है तो राव उसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा था कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्शन या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे कि एक्टिविटीज़ होते हैं उनको भी यहाँ पे लाया जाए, तो फिर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव व्यू होगा इन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो। फोर्थ है कि फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेशंस पे भी फोकस किया जाए, जैसे कि उन्होंने कहा था कि सिर्फ मार्केट प्राइस पे फोकस ना किया करके हम लोग फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें, क्योंकि वहाँ पे क्लियर पिक्चर दिखता है कि कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे जा रहा है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी वन वे एंड इट शुड बी इंक्लूडेड। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज द इम्प्रूव डेटा स्ट्रक्चर। राव emphasized the use of more reliable and extensive data sources, enhancing the accuracy of the estimates and making them more reflective on the dynamic economic landscape। यानी कि उन्होंने कहा था कि कहीं से भी डेटा मिले वो ऑथेंटिक नहीं होगा, करेक्ट सोर्स से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल सोर्स से और जहाँ से बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालाइज के लिए डेटा मिल सके वैसे जगह से डेटा को यूज़ किया जाए, ताकि जो एस्टिमेट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल हो और उसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा सही तरीके से हो सके। तो ये सारे 5 बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है वाइल एक्सप्लेनिंग दिस आंसर, राइट। सो ओवरऑल जो हो गया था वो क्या था कि उन्होंने कहा था कि इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो नेशनल इनकम एस्टिमेट को और बेटर तरीके से और ज़्यादा रिलायबल एस्टिमेट हमें मिलेगा, जिसके ऊपर बेस करके इकोनॉमिक ग्रोथ की एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए इसका आंसर।